सभापति महोदय, एक बात बार बार यहाँ कही, सेना के बारे में, मैं सेना के परिवार से आता हूँ, तो सेना के बारे में जब बात करते समय हमको सावधानी से बात करनी चाहिए। बार बार अग्निवीर की चर्चा, लेकिन इस बात को भूल गए 1962 में चीन से पराजय के बाद शॉर्ट सर्किट कमीशन का प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी और 4 साल के लिए कह लो ऑफिसर्स का चयन होता था और बाद में उसके बाद में उनको ऑफिसर चले जाते थे। आप ही तो लेकर आए थे, तो सोर्स से उसके बाद में उसमें आईएएस बने के। तो उसी प्रकार से अग्निवीर में जो लोग आएंगे 70% लोग तो भिन्न भिन्न सेवाओं में खपा लिए जाएंगे। आज भारत की सेना की उम्र को बराबर करने के लिए इतना बड़ा काम जो किया है, उसमें आप नहीं सोचते चीन से बुरी तरह से हार गए थे। उस समय जूते नहीं थे पहनने के लिए, लेफ्टिनेंट जनरल कोल थे और कृष्ण मेनन थे, वीके कृष्ण मेनन रक्षा मंत्री। उस समय की कहानी अगर आप पढ़ोगे सेना के बारे में तो उससे बड़े केरल के थे, मैं जानता हूं। तो वो उस कहानी को आप कहां तक लेकर जाओगे? और आज भारत की जो स्थिति बनी है उस स्थिति को देखने की जरूरत है। प्लीज नो क्रॉस टॉकिंग। जी, उपसभापति महोदय, अभी अर्थ इसकी बात हो रही थी, लाइसेंस राज चलता था, कोटा परमिट लाइसेंस, वो राज खत्म हो गया और आज मोदी जी के टाइम पर जो राज है वो डीबीटी का राज है, डायरेक्ट ट्रांसफर का राज है। कोटा परमिट का लाइसेंस खत्म हो गया। उस समय दोहरी व्यवस्थाएं होती थी। वो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की चर्चा कर रहे थे, पैसे कहाँ से आता, मुझे मैं बताता हूँ पैसे कहाँ से आता। उस समय कांग्रेस राज में सीमेंट भी कंट्रोल में थी, चीनी भी कंट्रोल में था, गेहूं भी कंट्रोल में था, केरोसिन भी कंट्रोल में था। और क्या होता था, बजाज स्कूटर इतने बनाएंगे, इतने 1 नंबर में बेचेंगे, इतने 2 नंबर में जाएंगे। ये चीनी 5 किलो आपको कंट्रोल में मिलेगी, बाकी खुली बाजार में मिलेगी। ये सीमेंट इतनी बोरी आपको कंट्रोल में मिलेगी, इतनी बोरी आपको खुले बाजार में मिलेगी। खुले बाजार में जो रेट थी वो इंडस्ट्रियलिस्ट के थी और उसका सारा का सारा पैसा कांग्रेस पार्टी उससे चुनाव लड़ा करती थी। यह स्थिति थी। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड से उसको सामान्य साफ किया कि खुला खुला देखो किस पार्टी को कितना पैसा मिल रहा है, वो देखने के बजाय एक बहुत बढ़िया सिस्टम था जो सरकार ने किए थे। और मैं कहना चाहता हूँ इसी प्रकार बेनामी ट्रांजैक्शन का 1998 में आप 88 में लेकर आए थे, उसको आपने लागू नहीं किया आज तक, ये मैं आपसे बताना चाहता हूँ। तो जिस प्रकार से अटल बिहारी जी वाजपेयी के पहले सेना के अंदर शहीद का 100 भी नहीं आता, पैकेज भी नहीं था। कारगिल पैकेज आज सारी दुनिया में जाना जाता है, उसका 100 आता है। उनका दाह संस्कार इज्जत से होता है, उसके गांव के अंदर जुलूस निकलता है, उनका सम्मान होता है और उसके बाद में उनकी पत्नी को, बच्चों को सबकी सुविधा देकर काम किया जाता है। 1 रैंक 1 पेंशन सारे दिन सारे लोग करते रहे। आपने सुना नहीं, इस समय भारत में 1,41,000 करोड़ रुपया 1 रैंक 1 पेंशन में सेना को पेंशन के रूप में दिया जाता है। ये रिकॉर्ड कायम किया। तो शहीदों का सम्मान, अग्निवीरों का सम्मान और सेना का सम्मान और भारत की सेना, ये जो अमाउंट आप बता रहे हो ना, ये जो पेंशन मिल रही थी उसमें एडिशन है जी। क्योंकि मैं उस इलाके से आता हूँ जहाँ फौजी घर घर में है, आप भी आते हैं, आपके कहने का आशय यही है। बट दिस इज एडिशन जी, अ बेनिफिट दैट हैज गॉन टू देम बियॉन्ड द पेंशन दे वर गेटिंग अर्लियर। पहले जो पेंशन मिल रही थी उसमें बढ़ोतरी के बाद ये हुआ है। जी सभापति, मान्यवर, मैं चाहता हूं सदन से जानकारी जनता को सही मिले, वरना ये एंगल जाएगा कि एक्स सर्विसमैन को पूरी पेंशन देश में इतनी मिल रही है, जो क्वांटम है पूरी पेंशन का वो काफी है
ये बढ़ोतरी है। और यदि अगर आप पूछना चाहते हो, और चूंकि आप बैठे बैठे पूछ रहे हो, एक सरकार थी जिसने इसी के लिए 500 करोड़ का एलोकेशन किया था, जो 1 करोड़ और कुछ है। बैठते रहिए। नहीं नहीं, आई हैव सीन योर conduct, आई हैव सीन द conduct, so I am stating something which is, I am stating something, Jairam Ramesh, which is reflected from the record of Parliament. Record of Parliament. This is record of the Parliament. A chairman can take recourse to record of the Parliament that in the financial statement the allocation was 500 crores. As against that 500 crores, the amount indicated by him is the amount. You don't want to. You want to come in the way of chairman telling the people at large the reality. Every time you rise and try to intervene. Why? Correct me if I'm wrong. Take. No. One second. Honorable members, I am very clear. On certain issues, we have to be bipartisan. On certain issues, we have to think about the nation. There are occasions when I go to a state and things are much better. I have said best of things on my tweet about Kerala. I don't become partisan. And this is not only with respect to Kerala, other states also. But I want people to be clear about it. I had to indicate the figure of 500 crore painfully. And why I say so? It is part of parliamentary record. और सर, किसान के घर में जन्मा हूं। किसान खेत में काम करता है, फौज में काम करता है। नहीं, फौज में भी काम करता है। हम मरने को तैयार रहते हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि देश के जवानों को, उनके फैमिलीज को, जो देश के लिए मरने को तैयार हैं, सही बात नहीं मिले। सर, यू आर सेइंग द राइट थिंग। प्लीज गो अहेड। सभापति महोदय, आपने मुझे वो संशोधित किया, उत्साहित भी किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। क्यों मैं भी उसी क्षेत्र से आता हूं जिसके किसी भी गांव में एक भी गांव ऐसा नहीं है जिसमें शहीद की प्रतिमा नहीं लगी हुई। और एक सेकंड और बताता हूं जयराम जी, एक जमाना था गांव में जब टेलीग्राम आता था ना, सुनिए, ये आप करें, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। एक जमाना था गांव में टेलीग्राम आता था, एक जमाना था माननीय सदस्यगण, एक जमाना था, और मैंने देखा है गांव में टेलीग्राम आता था तो टेलीग्राम को खोलते नहीं थे, रोना चालू कर देते थे। वो है हमारी बात। चलिए माननीय सभापति महोदय, तो मैं निवेदन कर रहा था। Here is a member who has no qualms in calling the chairman a spokesperson of a party. Here is a member who called me earlier cheerleader of a particular party. Where are we? Forget about it. Nothing is going on record. सभापति महोदय, don't force me to see that you follow protocol. Ask your friends around. They are very experienced, very, very experienced. They will tell you what mistakes you have committed today. Because of your mistake, I have been forced to take recourse to a budgetary provision that was made. I am the last person to get into that area. Sir, please go ahead. I know. सभापति महोदय, I know. Please take your seat. Nothing is going on record. No, nothing is going on record. सभापति महोदय, मैं, आप भी जानते हैं, मैं भी बहुत वर्षों से विधानसभा में यहाँ रहा हूँ। कभी भी आसन पर किसी भी प्रकार का रिमार्क करना संसदीय मर्यादाओं का हनन है, बहुत बड़ा हनन है, और उसकी मैं निंदा करता हूं। और सभापति महोदय, और दूसरा उसमें प्रावधान है कि इस प्रकार का कोई भी प्रश्न अगर चेयर से पूछा जाता है और उसके बारे में रिमार्क किया जाता है तो वो सदन की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन सकता, उसको सदन की कार्रवाई से निकाल देना चाहिए कि जिस प्रकार की बात है। तो सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा था, सेना के बारे में बात चली। सेना के बारे में अटल बिहारी वाजपेयी आए तब से लेकर अब तक कितना काम किया,
आपने सुधार किया, 1,41,00,000 करोड़ का एक्स्ट्रा 1 रैंक 1 पेंशन मिला उनको, आज वो काम हुआ। आज भारत की सेना आज इतनी मजबूत है कि उसके हाथ खुले हुए हैं सब। आप भारत की सेना के हाथ बंद कर रखे थे। भारत का परमाणु बम का जो परीक्षण करना चाहते थे, वो परमाणु बम का इन्होंने परीक्षण नहीं करने दिया। तो आज जब भारत इतनी ताकत पर खड़ा हो गया है, भारत आर्थिक ताकत पर खड़ा हुआ है, भारत आज उसमें कहा है कि राज्य का सुख कैसे मिलेगा। सभापति महोदय, चाणक्य ने कहा सुखस्य मूलम राज्यम, कि सुख का मूल राज्य है, और राज्यस्य मूलम अर्थम, राज्य का मूल अर्थ है, अर्थ से मूलम धर्मम। तो चारों काम हम पूरा कर रहे हैं। आम जनता को सुख दे रहे हैं बजट के माध्यम से। महंगाई विश्व में सबसे कम यहाँ पर है। महंगाई को नियंत्रित करके हमने रखा है। सारे पड़ोस के देश में देखो, सारे यूरोप में देखो, ये देखो, अब भारत को देखो, भारत को देखो कि भारत बचा हुआ है। और सभापति महोदय, जब आर्थिक स्थिति की चर्चा करते हैं तो यहाँ पर A1 और A2 हो जाते हैं। लेकिन मैंने बचपन में पढ़ा किताबों में, जब हमको पढ़ाते थे उस समय कहते थे भारत के औद्योगिक विकास के जनक, कांग्रेस के राजू पढ़े हम, जमशेद जी टाटा को पढ़ाते थे, दादा भाई नौरोजी को पढ़ाते थे, घनश्याम दास जी बिड़ला को पढ़ाते थे, और उनको आदर के साथ पढ़ाते थे। और आज जो भारत के वेल्थ क्रिएटर्स हैं, जो भारत की संपदा बना रहे हैं, उनको आलोचना करके उसका मुद्दा बना रहे हैं। और जब अमेरिका में कभी मैंने बिल गेट्स की, एलन मस्क, किसी की चर्चा, उसकी आलोचना नहीं सुनी। लेकिन यहाँ करते हैं। लेकिन यहाँ किसके साथ मिलकर करते हैं? जॉर्ज सोरेस, जो भारत के खिलाफ है, जो हिंडनबर्ग है, वो एक बदनाम एजेंसी है। उस एजेंसी के माध्यम से खबर छपाकर सारा सदन का एक सत्र अडानी करके खराब करने वाले लोग, लाखों करोड़ों इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों का पैसा दबाने वाले लोग आज इस बात की चर्चा करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इसलिए मैं सभापति महोदय कहना चाहता हूं कि आज जब हम चर्चा कर रहे हैं तो हम गर्व से कह सकते हैं कि भारत एक उदय होता हुआ नक्षत्र है। और हाँ, मैं शक्ति सिंह जी आपको बता रहा हूं, शक्ति का दिखा रहा हूं, क्योंकि तो मैं सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि भारत में बार बार चर्चा की गई जाति गणना। पिछली बार सरकार ने जाति गणना कराई थी मनमोहन सिंह जी टाइम पर, प्रकाशित नहीं की, क्योंकि 46 लाख जातियां आई उसमें। करो प्रकाशित। फिर उसके बाद में कर्नाटक की सरकार ने अभी कराई, आने के बाद में, हाँ कराई। और जब प्रकाशित करने की बात आई तो वहां के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार और सबने लोगों ने लिख कर दिया कि अगर प्रकाशित कर दी तो इस्तीफा दे देंगे, सरकार गिर जाएगी। ये जातीय जनगणना की बात। हमारे कहावत है कि छाजलो तो बोले, चालनी बोले भी के 70 छेद है। तो ये इस प्रकार की बात करते हैं। कौन सी गणना नहीं है? या SC की गणना है, या ST की गणना है, या OBC की गणना है, और जिसकी कभी भी गणना नहीं थी, सभापति महोदय, जब भी किसी की गणना नहीं थी, ब्राह्मण, बनिए, राजपूत, कायस्थ और ये जो वंचित वर्ग के लोग थे,
इनमें जो गरीब थे इनकी गणना नहीं थी। ईबीसी के माध्यम से संविधान संशोधन कर कर उनकी भी गणना पूरी करा दी, सारे भारत में समरसता कायम कर दी। उस समरसता को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये बजट एक वो पंक्ति कहकर समाप्त करूंगा। मैं कि ये सारा काम करके भारत को इस शिखर पर पहुंचाने के लिए और 2047 के वांछित लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए ये एप्रोप्रिएशन बिल है, इसका मैं पूर्ण समर्थन करता हूं और सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। डॉक्टर जॉन ब्रिटास, वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।